नमस्कार दोस्तों, आइस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। हम आज के करंट अफेयर एनालिसिस में बात करेंगे विधानसभा के सत्र के आह्वान में राज्यपाल की भूमिका पर। विधानसभा सत्र में विधायकगण को आमंत्रित करने के लिए, उनकी सभा बैठाने के लिए राज्यपाल की भूमिका पर हम लोग आज बात करेंगे। जैसे कि संसद में सांसद लोगों को उनका सत्र बुलाने के लिए राष्ट्रपति के पास भूमिका होती है, राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती हैं, हम वही शक्तियाँ राज्य में राज्यपाल के पास होती है। तो हम इस पर हम बात करते हैं और राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, राज्यपाल के बारे में और विधानसभा सत्र के आह्वान में राज्यपाल की भूमिका या शक्तियों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि चर्चा में क्यों, ये चर्चा में क्यों आई। ये पावर तो बहुत पहले से है ना, लेकिन अभी चर्चा में क्यों आई। तो हाल ही में केरल के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। हाल ही में केरल के राज्यपाल ने, केरल दक्षिण भारत का एक राज्य है जो विकसित राज्य है, तो वहाँ के राज्यपाल ने केरल के राज्य के मंत्रिमंडल को केंद्र सरकार, जो अभी कृषि कानून चल रहा है, 3 कृषि कानून जिस पर किसान लोग दिल्ली में धरना दे रहे हैं, तो इन्हीं 3 कृषि कानूनों की चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। वहाँ के मुख्यमंत्री चाहते थे कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए इन कानूनों के मद्देनजर रखते हुए, लेकिन वहाँ के राज्यपाल ने, केरल के राज्यपाल ने इसको खारिज कर दिया है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की, राज्यपाल की यह शक्ति कैसे है। विधानसभा सत्र बुलाने में राज्यपाल की भूमिका संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या क्या दिए गए हैं हमारे संविधान में, हम इसको व्यापक रूप से देखेंगे। अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174, इसके अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो कि वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। अनुच्छेद 174 में कहा गया है कि राज्यपाल जब आवश्यक समझे, जब ठीक समझे, और वह सदन को ऐसे स्थान पर बुला सकता है, प्रत्येक सदन को, चाहे विधानसभा हुआ चाहे विधान परिषद, दोनों सदन को, मतलब राज्य विधानमंडल के दोनों सदन को कहीं पर भी बुला सकता है अधिवेशन के लिए, कहीं पर भी समय समय पर, अगर वह ठीक समझ रहा है, उसको ज़रूरत लग रही है कि अब विधानसभा का, विधान परिषद का अधिवेशन करना चाहिए, तो अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल बुला सकता है। यह प्रावधान राज्यपाल को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी देता है कि सदन को प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार अवश्य आहूत किया जाए। जो यह अनुच्छेद 174 है, यह राज्यपाल को यह सुनिश्चित करने की मतलब शक्ति देता है, जिम्मेदारी देता है कि सदन को प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार अवश्य होना चाहिए। हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, पिछले वीडियो मतलब 3-4 दिन पहले या शायद 1 हफ्ते पहले वीडियो आया था कि कितने सत्र होते हैं संसद में, कितने सत्र होते हैं। तो 3 सत्र होते हैं, शीतकालीन मतलब जो बसंत में जनवरी में होता है, ग्रीष्मकालीन और मानसूनकालीन, ये 3 कालीन होता है। और यही सत्र विधानसभा में भी होता है, लेकिन 2 सत्र के बीच की दूरी कम से कम, मतलब 2 सत्र को 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर होना चाहिए। इसे 6 महीने तक दूसरा सत्र जरूर आयोजित होना चाहिए। तो अनुच्छेद 74 राज्यपाल को यह जिम्मेदारी देता है कि 6 महीने के अंदर दूसरा सत्र जरूर आयोजन कराए और साल भर में कम से कम 2 सत्र और पूर्ण रूप से 3 सत्र का आयोजन करवाए। अनुच्छेद 163, अब देखते हैं कि अनुच्छेद 163 क्या प्रावधान करता है। यद्यपि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सदन को बुलाने का विशेषाधिकार प्राप्त है, परंतु राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर कार्य करना आवश्यक है। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सदन को बुलाने का विशेष अधिकार प्राप्त है, मतलब राज्यपाल के पास शक्ति है कि वह सदन को बुला सकता है, विधान परिषद और विधानमंडल को बुला सकता है, मतलब विधानसभा को बुला सकता है, लेकिन वह भी मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह से उसको अपना काम करना चाहिए। मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह से उसे अपना कार्य करना चाहिए, अनुच्छेद 163 यही कहता है। अतः जब राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत सदन को आहूत करता है, तो वह उसकी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर किया जाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 174 तो शक्ति देता है राज्यपाल को कि वह सदन को बुला सकता है, लेकिन अनुच्छेद 163 के तहत उसे मंत्रिमंडल से सहायता और सलाह लेनी चाहिए। इस प्रकार कि राज्यपाल अपने मन से नहीं बुला सकता है, वह मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह से ही अनुच्छेद 174 के तहत सदन को बुला सकता है। अब बात करते हैं अपवाद क्या है कि अपवाद क्या है कि राज्यपाल कब बिना मंत्रिमंडल की सलाह से कब बुला सकता है। अनुच्छेद 163 प्रावधान करता है कि राज्यपाल जो भी निर्णय लेगा वह मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह से ही लेगा, लेकिन इसके अपवाद पर चर्चा करते हैं कि इसका विशेषाधिकार कब है। किसी स्थिति में जब ऐसा प्रतीत हो कि मुख्यमंत्री के पास सरकार चलाने के लिए आवश्यक सीटों का बहुमत नहीं है और विधानसभा के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, तब राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर या सदन को आहूत करने के संदर्भ में निर्णय ले सकता है। राज्यपाल
कब अपने मन से काम कर सकता है? जब जब सदन में सरकार चलाने के लिए मुख्यमंत्री के पास सीटों का बहुमत नहीं है, मतलब जब सीट बहुमत नहीं है, जैसे संगठन से सरकार बनी है, मिलीजुली सरकार है, तो वहाँ पर राज्यपाल अपने मन से विधायकों की बैठक बुला सकता है, या सभी मंत्री लोग, सभी विधायक लोग अपने विधानसभा में मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए हों तब भी बुला सकता है। इन्हीं दो चीज़ों में अपने विवेक के आधार पर काम कर सकता है। कब? पहला है कि जब मुख्यमंत्री के पास सरकार चलाने के लिए बहुमत नहीं है, और दूसरा जब विधायक लोग अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री के खिलाफ पेश किए हों। इन दो चीज़ों में वो अपने मन से काम कर सकता है राज्यपाल द्वारा अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत किए गए निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राज्यपाल जो या अपने विवेकाधीन, मतलब जो अपने मन से, जो अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेता है, इन दोनों चीज़ों में उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जैसे राष्ट्रपति का नहीं दिया जा सकता है। राज्यपाल की भूमिका के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल की भूमिका के संदर्भ में निर्णय दिया है। वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के राज्यपाल के निर्णय के कारण उत्पन्न हुए सामान्य संगठन की समीक्षा की गई है। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है? जब वहाँ पर आंतरिक विद्रोह होता है, या जब वहाँ के शासन, मतलब वहाँ के मुख्यमंत्री सही से कार्यभार नहीं कर पाते हैं, असंवैधानिक रूप से काम करते हैं, संविधान को सही से नहीं लागू कर पाते हैं, तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री, वहाँ का विधानसभा वहाँ पर संविधान का सही रूप से लागू नहीं कर पाता है, उसका सही नियोजन नहीं कर पाता, क्रियान्वयन नहीं कर पाता है, तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में जब मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को सदन में पर्याप्त बहुमत प्राप्त हो, तो ऐसे में राज्यपाल को अनुच्छेद 174 के तहत सदन को आहूत करने, स्थगित करने और भंग करने की अपनी शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से समन्वय बनाए रखने हेतु करना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में जब मुख्यमंत्री, मतलब प्रायः देखा जाता है, जैसे जब मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को सदन में, मतलब विधानसभा में, विधान परिषद में पूर्ण बहुमत प्राप्त है, तो राज्यपाल अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता है। न वह सदन को आहूत कर सकता है, न स्थगित कर सकता है, न भंग कर सकता है। उसको ऐसा करने के लिए, अनुच्छेद 174 के तहत ऐसा करने के लिए उसे मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री की या मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेनी पड़ेगी। किस लिए? सदन को आहूत करने के लिए, स्थगित करने के लिए और भंग करने के लिए। अनुच्छेद 174 के तहत अगर पूर्ण बहुमत है तो सदन को आहूत करना क्या होता है? अब बात करते हैं सदन को आहूत करना। सदन को आहूत करने में आशय संसद या विधानसभा के सभी सदस्यों को मिलाने के लिए बुलाए जाने की प्रक्रिया है। सदन को आहूत करना क्या है? केंद्र में संसद को और राज्य में विधानसभा या विधानमंडल के सभी सदस्यों को आपस में मिलने जुलने के लिए, बात करने के लिए बुलाए जाने की प्रक्रिया है। स्थगित करने का है? स्थगन से आशय सदन के एक सत्र की समाप्ति से है। स्थगन से तात्पर्य है कि किसी एक सत्र के लिए जब बुलाया जाता है, जब वह कंप्लीट हो जाता है, तो उसे सदन का स्थगन कहा जाता है। और भंग करना क्या है? सदन को भंग करना किसे कहते हैं? सदन को भंग या विघटन करने से आशय मौजूदा सदन को पूरी तरह समाप्त करने से है, जिसका अर्थ है कि आम चुनाव होने के बाद ही नए सदन का गठन किया जा सकता है। सदन का भंग करने से तात्पर्य है कि सदन को विघटित कर देना। सदन को भंग करने से आपको फिर से नया चुनाव कराना पड़ेगा, चाहे आपके 5 साल पूरे हुए हों चाहे नहीं। मतलब पूर्ण रूप से मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री सभी का पद हट जाता है जब सदन को भंग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सदन को आहूत करने की शक्ति की व्याख्या राज्यपाल के कार्य के रूप में की है, न कि उसे प्राप्त शक्ति के रूप में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो राज्यपाल की शक्ति है, आहूत करने की शक्ति, सदन को बुलाने की शक्ति जो है, वह उसकी शक्ति नहीं है, उसका विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि उसका कार्य है। मतलब उसकी नैतिकता है कि वह अपना कार्य करे। राज्यपाल की भूमिका पर सरकारी आयोग 1983 की रिपोर्ट क्या है, इसमें देखते हैं। जब तक एक राज्य के मंत्रिमंडल को विधानसभा में पर्याप्त बहुमत प्राप्त होता है, उसके द्वारा दी जाने वाली सलाह जब तक स्पष्ट तौर पर असंवैधानिक न हो, का अनुसरण करना राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगा। राज्यपाल की भूमिका पर सरकरिया आयोग 1983 में आया था। राज्यपाल की भूमिका पर सरकरिया आयोग, इसको ध्यान दीजिए। सरकरिया आयोग क्यों आया था 1983 में? राज्यपाल की भूमिका पर। जब तक किसी राज्य के मंत्रिमंडल को पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त है, तो राज्यपाल के पास उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। मतलब किसी राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह मानने के लिए कब बाध्य होगा? तो किसी राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह इसलिए मानने के लिए बाध्य होगा अगर मुख्यमंत्री के पास पूर्ण बहुमत है। तो केवल ऐसी स्थिति में जहां इस तरह की सलाह के अनुरूप की गई कार्यवाही किसी संवैधानिक प्रावधान को उल्लंघन कारण बन सकती है, तो वहां जहां मंत्रिपरिषद ने विधानसभा में बहुमत खो दिया हो
तभी यह सवाल उठता है कि राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है अथवा नहीं। जो सरकरिया आयोग था, इसमें कहा गया था, 1983 में आया, इसमें कहा गया कि अगर मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री के पास पूर्ण बहुमत है तो राज्यपाल को उसकी सलाह के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता है। मतलब मुख्यमंत्री का सलाह मानने के लिए राज्यपाल बाध्यकारी है, लेकिन कुछ शर्त दिए गए हैं जिसके हिसाब से राज्यपाल अपने विवेक से, अपने मन से कार्य कर सकता है। पहला ये है कि मुख्यमंत्री असंवैधानिक कार्य न करे, संविधान से इतर कार्य न करे। अगर संविधान से इतर कार्य कर रहा है तो राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। और दूसरा, यदि मंत्रिमंडल विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया हो, अगर अपना बहुमत खो देता है तो राज्यपाल अपने विवेक से काम कर सकता है। अब बात करते हैं केरल के मामले में संभावित परिणाम पर। केरल मामले में क्या मामला है? यदि केरल सरकार सदन का विशेष सत्र बुलाने जाने की मांग पर अड़ी रहती है तो सदन को आहूत करने से मनाही की भी कोई कानूनी आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि सदन को आहूत करने में संदर्भ में राज्यपाल शक्तियाँ सीमित है। यदि राज्यपाल द्वारा भी सदन को आहूत करने से मना किया जाता है तो इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती जा सकती है। यदि केरल सरकार सदन को बुलाने के लिए, अगर वहाँ के मुख्यमंत्री सदन को बुलाने के लिए अंगद की पैर जमा लेते हैं, मतलब डटे रहते हैं कि उनको सदन बुलाना ही है, जिद पकड़ लेते हैं, बच्चों की तरह अगर जिद शुरू कर देते हैं, मतलब अगर कर देंगे भविष्य में या कुछ दिन में करने वाले होंगे कि उनको सदन बुलाना ही है, तो राज्यपाल के पास शक्तियाँ सीमित हैं, तो सदन बुलाना ही पड़ेगा। अगर केरल के मुख्यमंत्री या केरल का मंत्रिमंडल सदन को बुलाने के लिए अपनी मांग शुरू कर दे फिर से, और उसके बाद बच्चों की तरह जिद पे खड़ा हो जाए, तो राज्यपाल को यह बुलाना ही पड़ेगा। अगर नहीं बुलाएंगे तो वह न्यायालय जा सकता है। अब बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों पर। राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियाँ और राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित सभी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 के तहत किया गया है। जो राज्यपाल की नियुक्ति है, उनकी शक्तियाँ हैं, और राज्यपाल के कार्यालय, राज्यपाल के ऑफिस मतलब राज्यपाल सारा काम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं ना, उनके पास इतना समय नहीं होता है और अकेले आदमी पूरा काम नहीं कर सकता है। तो उनके निर्देशन में उनका ऑफिस, जो उनके साथीगण होते हैं, जिसमें IAS अफसर होते हैं और ऑफिसर्स होते हैं, ये राज्यपाल का कार्यालय कहलाता है। तो राज्यपाल के साथ में जो काम करते हैं उसे राज्यपाल के कार्यालय कहते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियाँ और राज्यपाल का कार्यालय संबंधित सभी प्रावधान भारत के संविधान में अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 तक दिए गए हैं। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। किसी राज्य में एक राज्यपाल को या किसी 2 राज्यों में एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल कोई एक व्यक्ति हो सकता है। कोई एक व्यक्ति एक राज्य के राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी लेने के अलावा 2 राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी जिम्मेदारी ले सकता है। राज्य में राज्यपाल की भूमिका राष्ट्रपति के समान ही होती है। जैसे देश में, जिससे केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका होती है, वैसे ठीक राज्यपाल की भूमिका राज्य में होती है। राज्यपाल राज्य के लिए राष्ट्रपति के समान कर्तव्यों का ही निर्वाह करता है। जैसे अपने कर्तव्य राष्ट्रपति केंद्र में निभाते हैं, देश के लिए निभाते हैं, उसी तरह राज्यपाल राज्य के लिए निभाते हैं। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और राष्ट्रपति देश का कार्यकारी प्रमुख होता है। ऐसा माना जाता है कि राज्यपाल पद की दोहरी भूमिका होती है। ऐसा कहना है कि राज्यपाल पद की दोहरी भूमिका है। कैसे है? वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जो राज्य मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है। पहला कि वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, फिर भी वह राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। दूसरा, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। पहला यह है कि वह संवैधानिक प्रमुख है, मतलब मुखौटा है, वह उसे मंत्रिपरिषद की सभी सलाह को मानना होगा। और दूसरा यह है कि वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कड़ी का कार्य करता है। अब बात करते हैं राज्यपाल पद के लिए योग्यता पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए पात्रता को निर्दिष्ट किया गया है, जो इस प्रकार है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह संसद के किसी सदन का सदस्य या राज्य विधायिका का सदस्य न हो। ये सभी 157 अनुच्छेद और 158 अनुच्छेद में दिए गए हैं तीनों शर्तें। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह किसी सदन का सदस्य या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, या किसी राज्य अथवा संघ सरकार के भीतर लाभ का पद न धारण करता हो, मतलब वह सरकारी नौकरी न करता हो। अब बात करते हैं नियुक्ति पर। उनके संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। मतलब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अपने कैंडिडेट के रूप में, अपने उत्तराधिकारी के रूप में, राज्य का अपना प्रतिनिधि के रूप में करता है। अब बात करते हैं कार्यकाल पर। राज्यपाल के सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु उसके कार्यकाल को निम्नलिखित स्थिति में उससे पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है। जनरली
जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। भारत के लगभग सभी कार्य जो पद हैं 5 साल के हैं। ओनली राज्यसभा का सभापति 6 साल का है, मतलब सॉरी जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 6 साल का उनका कार्यकाल होता है। बाकी जो इलेक्टेड पर्सन है, जिनको चुना जाता है, वो सभी 5 वर्ष के कार्यकाल होता है। जैसे प्रधानमंत्री का 5 वर्ष का, राष्ट्रपति का 5 वर्ष का, मुख्यमंत्री का 5 वर्ष का, उसी तरह राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। और सभी की तरह इनको 5 वर्ष पहले भी हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, मतलब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति करता है। संविधान में वैध कारण के बिना राज्यपाल के कार्यकाल को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मतलब संविधान में अगर वैध कारण दिया गया है, जैसे राज्यपाल अगर अवैधानिक हो जाए, संविधान को न माने, तो राज्यपाल को हटाया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे राज्यपाल को बर्खास्त करे जिसके कृत्यों को न्यायालय में असंवैधानिक तथा गैरकानूनी माना है। राष्ट्रपति का परम कर्तव्य है कि वह उस राज्यपाल को हटा दे, बर्खास्त कर दे जो संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रहा हो और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसको असंवैधानिक करार दिया हो। या राज्यपाल राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर भी अपने पद से हट सकता है। कैसे कैसे हट सकता है? यदि वह संवैधानिक रूप से काम न कर रहा हो तो राष्ट्रपति उसे खुद हटा देगा, या वो खुद इस्तीफा दे दे, तभी हट सकता है। अब बात करते हैं राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ पर, कि वह अपने मन से क्या क्या कार्य कर सकता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्त करता है। सामान्यतः राज्य में बहुमत वाले दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, किंतु ऐसी स्थिति में जहाँ किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिला हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में सबसे पहला क्या है कि वह मुख्यमंत्री की नियुक्त करता है। सामान्यतः देखा गया है कि प्रचलन में है कि बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री, राज्य में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री चुना जाता है। लेकिन यदि विधानसभा में या सदन में बहुमत न प्राप्त हो तो राज्यपाल अपने मन से, बहुमत न प्राप्त हो या पूर्ण बहुमत न हो तो राज्यपाल अपने मन से मुख्यमंत्री का चयन कर सकता है। दूसरा है मंत्रिपरिषद को भंग करना। राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर वह मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। दूसरा, अगर पूर्ण बहुमत, जैसे राज्यपाल अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है जब पूर्ण बहुमत ना हो विधानसभा में या विधानमंडल में, जब पूर्ण बहुमत ना हो, मंत्रिपरिषद का पूर्ण बहुमत ना हो, तभी। यदि हाँ, तो उसकी मंत्रिपरिषद को भंग करने की शक्ति क्या है? राज्य विधानसभा अगर अपना बहुमत या विश्वास मत खो चुकी हो तो वह मंत्रिपरिषद को विघटित कर सकता है। यदि विश्वास मत खो चुकी हो राज्य विधानसभा यदि अपना विश्वास मत खो चुकी है तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को अपने विवेक से भंग कर सकता है। अब राज्यपाल की अगली विवेकाधीन शक्ति है कि वह आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है अपने संवैधानिक शक्तियों के साथ, लेकिन कब लगाता है? जब उसको सूचना मिलती है कि राज्य में संवैधानिक रूप से कार्य नहीं हो रहा है। इसकी सूचना कौन देगा? मुख्यमंत्री तो नहीं देंगे क्योंकि वो खुद अवैधानिक रूप से काम कर रहे हैं। तो इसकी सूचना राज्यपाल देता है, मतलब राज्यपाल सलाह देता है राष्ट्रपति को कि ऐसा कर दीजिए, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, यहाँ पर आपातकाल लगा दीजिए, यहाँ पर संवैधानिक रूप से काम नहीं हो रहा है। तो राष्ट्रपति का कैंडिडेट होता है राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल जब इस तथ्य से संतुष्ट हो जाता है कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जहाँ राज्य का प्रशासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वह राष्ट्रपति को राज्य में आपातकाल अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करने की सलाह दे सकता है। राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करना। अगली क्या शक्ति है कि वह राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। मतलब जब विधानसभा में, जैसे जब संसद में कोई कानून बनना होता है तो अंतिम में जाता है, जैसे राज्यसभा में पारित हो गया, लोकसभा में पारित हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति की साइन के लिए जाता है। लेकिन विधानसभा में भी यही प्रक्रिया है। विधानसभा में पारित हो जाए और विधान परिषद में जब पारित हो जाए तो उसको राज्यपाल के साइन के पास जाता है, तो राज्यपाल उस पर साइन करता है। लेकिन कभी कभी वह राष्ट्रपति के लिए, मतलब राष्ट्रपति को देता है कि हाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कानून है, इसको आज देख लीजिए। तो यही इसमें बताया है कि संविधान के अनुच्छेद 200 में ऐसी स्थितियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 200 में ऐसी स्थिति का उल्लेख किया गया है जब राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित किया जा सके, किंतु इस मामले में अपने विवेक का भी प्रयोग कर सकता है। मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए कानून को सुरक्षित रख सकता है कि वह अपने साइन कब दे, कब से विचार करे। और अगला है विधानसभा का विघटन। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्य की विधानमंडल का सत्र आमंत्रित सत्रावसान और उसका विघटन करता है। जब राज्यपाल इस बात से संतुष्ट होता है कि मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया है तो वह सदन को भंग कर सकता है। विधानसभा का विघटन तो हम लोग आगे पढ़ लिए हैं। यह अनुच्छेद 174 के तहत राज्य की विधानमंडल के सत्र को आमंत्रित करता है, सत्रावसान करता है और उसका विघटन करता है। मतलब सत्र को बुलाता है और उसको छुट्टी देता है और उसको बीच में ही भंग कर देता है। यह कब करता है?
सत्र को बुलाता है और उसको आमंत्रित करता है, लेकिन जब विघटन करना होता है तब करता है जब मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो देता है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरा भी बहुत बढ़ाइए, मतलब चैनल सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।